नमस्कार, आप देख रहे हैं अपफ्रंट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विपिन यादव। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम फहराया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी समाजवादी पार्टी ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी केवल 7 सीट पर ही रह गई है। ऐसे में हमसे बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ गुड्डू यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता और शिवपुर के प्रत्याशी हैं, पूर्व प्रत्याशी विधायक के। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने इतनी सीटें कैसे निकाली हैं, जो कि प्रधानमंत्री का गढ़ माना जाता है। गुड्डू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जी। आप बताएंगे कि समाजवादी पार्टी ने वाराणसी में 14 सीटें दर्ज की हैं, तो आप लोगों ने जनता का भरोसा कैसे जीता? जी, पहले तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी ने वाराणसी जनपद में कुल 40 जिला पंचायत सीटों में 16 सीटें जीतने का काम किया है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी मात्र 7 सीटों पर रह गई है। निर्दलों की संख्या भी कुछ है और क्षेत्रीय पार्टियां और भी हैं जिनके लोग चुनाव जीते हैं। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि आज वाराणसी में जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया है और दोबारा फिर से एक बार विकास और जो कार्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी यादव जी द्वारा किए गए थे, उनमें अपना भरोसा जताते हुए बड़े पैमाने पर परिवर्तन का संकेत दिया है। निश्चित तौर पे ये संकेत 2022 के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं, और उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि पूरे देश में जिस तरीके से हमारे भारतवासी आज ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, दवाओं की कालाबाजारी और व्यवस्था जो स्वास्थ्य की चरमराई हुई है, उससे नाराज़ हैं, 2022 में दोबारा विकास के रास्ते को चुनेंगे, एक तरक्की के रास्ते को चुनेंगे, अखिलेश यादव को चुनेंगे। तो 2022 में आप लोग चुनावी मुद्दा क्या रखेंगे? जो प्रमुख मुद्दा होता है जिससे आप लोग वोट मांगेंगे जनता से, वो मुद्दा क्या होगा आप लोगों का? देखिए, नफ़रत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की नस नस में है। उन्होंने हमेशा बंटवारा करके जीतने का काम किया था। आज जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। माननीय अखिलेश यादव जी के दिए गए तमाम विश्वविद्यालय से लेकर अस्पताल, सड़कें, जनेश्वर मिश्र हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे नौजवानों को लैपटॉप से लेकर बेरोजगारी भत्ता देकर पूरे प्रदेश को जिस तरीके से ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, उसको आज वर्तमान सरकार ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। हमारे मुद्दे वही रहेंगे। हम अपनी माताओं, बहनों, बेटियों से लेकर नौजवान, युवा, रोजगार और किसान, इनके हित में काम करेंगे, देश के विकास के लिए काम करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर 2022 में हम अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पुनः चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव ने विकास का काम यूपी में किया था, फिर 2017 के चुनाव में जनता ने उन्हें क्यों नकार दिया? देखिए, जनता ने हमें नहीं नकारा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रम फैलाने में बहुत माहिर हैं। इन्होंने पूरे देश में नफ़रत के बीज बोए, नफ़रत की राजनीति फैलाई, जिसके बहकावे में जनता आ गई, और उस बहकावे के तहत कहीं न कहीं उन्हें अखिलेश यादव से नाता ज़रूर तोड़ा, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्हें ये महसूस होने लगा कि उनसे गलती हो गई थी, और 2022 में निश्चित तौर पर पुनः उसी रास्ते पर उत्तर प्रदेश की जनता ढूंढ रही है। जो ज़िला पंचायत के चुनाव हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जिस तरीके से परिवर्तन के संकेत मिले हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हम सर्वाधिक जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेकर ग्राम प्रधानों की सूची आप उठा करके देख लीजिए। करीबन 70% सीटों पर अकेले समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, जिन्होंने दोबारा फिर से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में अपनी निष्ठा और विश्वास जताया है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, तो ऐसे में आप लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं? अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा था कि जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की और हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों की जान कोरोना में जा रही थी, हमारे जिस तरीके से इलेक्शन के लिए माननीय योगी जी ने लॉकडाउन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार की थी कि इसे नहीं लगाना चाहिए, सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके कहा था कि निश्चित तौर पर इस चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए। हम लोग जान है तो जहान है, जनता है तो सब है।
कोरोना काल में जिस तरीके से अभी दोबारा उन्होंने अपील किया है कि हमारे जितने भी प्रत्याशी और जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हैं, तो हम लोग गांव-गांव में जा कर के ये सुनिश्चित करा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना से बचने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी और आपदा है जिसमें पूरी दुनिया जूझ रही है। तो हम जो उचित सहायता या आवश्यकता पड़ रही है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे समाजवादी कार्यकर्ता घर घर जा कर के और उसको दूर करने का काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और आगे जैसा हमें दिशा निर्देश हमारे अपने पार्टी के आला कमान से मिलेगा, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे, अपने फ़र्ज़ का निर्वहन करेंगे। जी, आप ये बताइए कि 2022 में बनारस की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, बनारस में आप क्या मुद्दा उठाएंगे लोगों से क्या कहेंगे कि वो हमें वोट दो, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो प्रधानमंत्री का गढ़ माना जाता है। तो लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि विधानसभा में आपको ही वोट दें? 7 साल से हमारे बनारस जनपद में जिसको बड़े बड़े सपने हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिखाए थे, क्योटो शहर से इसकी तुलना की थी, स्मार्ट सिटी में इसका नाम दर्ज कराया था, माँ गंगा का नारा लेकर के वो बनारस में आए थे। लेकिन कहीं अगर आपको पूरे बनारस शहर में क्योटो दिखाई दे रहा हो, आज अखबार का सर्वे बताता है कि हमारे यहाँ 15 से 20 हज़ार लोगों पर एकमात्र वेंटिलेटर है, बेडों का अभाव है। चलिए मानते हैं कि एक प्राकृतिक आपदा है, इसमें कहीं न कहीं लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से शासन तंत्र की मिली भगत से दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो जा रही है, बेड को लेकर के जिस तरीके से मारामारी हो रही है, हमारे भारत की जनता कभी ज़िंदगी में ये सोची नहीं थी कि प्रधानमंत्री के गृह जनपद में इस तरीके से इतनी आसानी से मौत को गले लगाना पड़ेगा। और हम संसाधन के अभाव में हमारे जो साथ के लोग हैं, मित्र, यार, रिश्तेदार, नातेदार अपनी ज़िंदगी गंवा रहे हैं। तो शायद ये मुद्दा तो नहीं हो सकता, लेकिन कहीं न कहीं हम इस बात को रखेंगे कि जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। हम भ्रम में स्मार्ट सिटी नहीं बनाते हैं। जिस तरीके से बनारस में बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप से लेकर तमाम अस्पताल की सुविधाओं को बढ़ाने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था, 4 लेन सड़कों को जोड़ा था, तमाम 3-3 पुल बनवाए थे, उसी के मुद्दे के आधार पर हम आगे चुनाव लड़ेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ, आप पहले तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बनारस की बिल्कुल ख़राब हो गई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बेहतर है, हम कोरोना पे काबू पाने पे बिल्कुल तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाले समय में। आप लोग मीडिया जगत के लोग हैं, पूरे बनारस का भ्रमण करके आप देख लीजिए। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अस्पताल, दीनदयाल का अस्पताल आप जा कर के देख लीजिए। वहाँ पर जितने भी वेंटिलेटर हैं शायद ऑपरेटर के अभाव में नहीं चल रहे हैं। और जहाँ तक हमारे ये कागजी काम पूरे कर रहे हैं, केवल कागज़ पर दिखा रहे हैं। और ऑक्सीजन की जिस तरीके से किल्लत है और जिस तरीके से लोग परेशान हैं, आप शमशान घाट चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि योगी जी की व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है। ये पूरी तरह से सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। इनकी झूठ बोलना और बहकाना पुरानी आदत रही है, उसके आधार पर इनको जनता नकार दी है। अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी आपने देखा, ज़िला पंचायत के चुनाव में भी आपने देखा, पूरे 5 बड़े राज्यों में 4 राज्यों में इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। और निश्चित तौर पर 2022 में भी इन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से ये जाएंगे, ऐसा मैं नहीं, ऐसा पूरे बनारस की, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बोल रही है। आपने पश्चिम बंगाल का नाम ले लिया है, तो आपको मैं बता दूं कि ममता बनर्जी जब चुनाव जीती थी तो अखिलेश यादव ने उन्हें बधाई दिया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो हिंसा हुई उसके बाद अखिलेश यादव ने कोई भी खेद नहीं जताया, कोई भी आरोप ममता बनर्जी पर नहीं लगाया। ऐसा क्यों? ऐसा है कि वो कार्यकारी मुख्यमंत्री थी, चुनाव जीतने के बाद हिंसा। आप जो भी अभी कुछ तथ्य सामने निकल कर के आए थे, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल वालों ने तमाम तरीके की खबरें और पुरानी खबरों को जोड़ करके जिस तरीके से वहाँ दिखाने का काम किया था वो पूरी तरह से गलत था। वो एक बहानेबाजी थी। ये लोगों का मन बढ़ा हुआ है, ये चाहते नहीं थे, इन्हें पता नहीं था, इन्हें महसूस हुआ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने दीदी ओ दीदी कह के उन्हें चिढ़ाया, नारी का अपमान किया, उसका हश्र इन्होंने वहाँ पश्चिम बंगाल में देख लिया है और आगे भी देखेंगे। तो आपने सुना कि समाजवादी पार्टी के नेता कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार पर।
कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और 2022 में जनता उन्हें नकारने वाली है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि 2022 में किसकी सरकार आती है, कौन कुर्सी पे काबिज होता है। ऐसे ही तमाम खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।